हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। लेकिन एंजाइम्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो अभी न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको दिख सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, अगर आपको टर्म सुनने को मिलता है टर्नओवर, तो ये टर्नओवर टर्म का मतलब ये होता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स है वो चेंज होते रहते हैं। मतलब एक बायोमोलिक्यूल चेंज होता है दूसरे बायोमोलिक्यूल के अंदर, और इसी को बोलते हैं हम टर्नओवर नंबर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लिविंग स्टेट कैसी होती है। तो देखो, लिविंग स्टेट होती है स्टेडी एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इक्विलिब्रियम हमने अचीव कर लिया तो जो सिस्टम है वो डेड हो जाएगी। ठीक है, ऑलवेज जो कोई भी सिस्टम होती है वो एंट्रोपी बोलो इक्विलिब्रियम की तरफ जाने का ट्राई करती रहती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम की तरफ चली गई तो हम डेड हो जाएंगे। इसीलिए जो लिविंग स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ मिलके बड़ी चीज़ बनाती है। जैसे कि एमिनो एसिड जुड़ के बन गया प्रोटीन, ग्लूकोज जुड़ के बन गया ग्लाइकोजन। कैटाबॉलिज्म इसका पूरा उल्टा, मतलब बड़ी चीज़ है उसको तोड़ के हम छोटी चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को तोड़ दिया, क्या बना? ग्लूकोज। पहले क्वेश्चन आता था कि ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में कितना है, तो 4.5 to 5 मिलीमोल इन लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अभी हम जनरली बोलते हैं ना कि शुगर कितनी है, 180 है, 20 है, 120 है, 80 है, 90 है। तो वो नंबर कौन सा है? ये वाला, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका नंबर ये होता है एवरेज 85 mg पर डेसीलीटर। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन क्या है हमें पता है, पेंटोस शुगर। ये फॉस्फेट तो नहीं आएगा, फॉस्फेट आएगा लेकिन कितने आएंगे, ये देखो, ये एडिनिन जुड़ गया और 3 फॉस्फेट जुड़ गए। ठीक है, तो ये होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हीमोग्लोबिन का नंबर कितना है, तो हीमोग्लोबिन का नंबर है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब हमारा मेन टॉपिक जिसका नाम है एंजाइम्स, वो चालू करते हैं। एंजाइम्स जो है वो मोस्टली सारे के सारे प्रोटीनेशियस इन नेचर है। क्या सारे के सारे प्रोटीनेशियस इन नेचर है? तो नहीं, नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। दो ऐसे एंजाइम हैं जो आरएनए नेचर के हैं, वो है राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी। एंजाइम जो है वो किस नेचर के हो सकते हैं, तो ये हमें एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली लिख के दिया है कि एंजाइम प्राइमरी नेचर के भी हो सकते हैं, सेकेंडरी नेचर के भी हो सकते हैं और टर्शरी नेचर के भी हो सकते हैं। एंजाइम्स जो है वो कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, एंजाइम रिएक्शन के अंदर यूज़ भी नहीं होते, एंजाइम क्या फाइनल प्रोडक्ट बनने वाली उसके अंदर भी चेंज नहीं करते। एंजाइम क्या करते हैं, सिर्फ जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज करते हैं। एंजाइम क्या इंक्रीज करते हैं? रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं, एंजाइम्स जो है वो लिविंग सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एंजाइम अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट डज नॉट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम्स जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। कौन हो सकता है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट? तो निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हो सकते हैं। एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज़ होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में ऐसा नहीं है। मल्टीपल रिएक्शंस के लिए एक ही एंजाइम यूज, मतलब एक ही इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूज हो जाएगा, इसीलिए ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। एंजाइम्स जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम नहीं कर सकते, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट कर सकता है। तो क्या कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो हाई टेम्परेचर पे काम करता हो? तो नहीं, बिल्कुल है। तो कुछ हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जिनका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये कैसे है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये हाई टेम्परेचर 80-90 डिग्री के टेम्परेचर पे भी ये ज़िंदा रहते हैं। ये ज़िंदा रहते होंगे तो रेप्लिकेट करते होंगे, तो इनकी रेप्लिकेशन के लिए ये एक पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस से ये नाम लिया गया है, टेक पॉलीमरेज। ठीक है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत काम में आएगा। उसके बाद करते हैं हम प्रोसेसेस की। तो प्रोसेसेस दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल प्रोसेस, एक होती है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। ये एक और तरीका हो सकता है कि फॉर्म चेंज हो रहा है और स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो रहा है। सपोज तो इस पे हमने लिखा है कि फॉर्म चेंजेस विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, तो इसके अंदर आप समझ सकते हो क्ले को आप मोल्ड कर रहे हैं।
ठीक है, तो फॉर्म चेंज हो रहा है, बॉन्ड नहीं टूट रहे। दूसरा है फॉर्म चेंजेस वेर स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो चेंज। तो इसमें आप समझ सकते हो कि सपोज आइस है, आइस पिघल के वाटर बन गया, और वाटर को हमने अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो क्या बन गया, भाप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर चेंज हुआ, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया, फिर उसके बाद गैस हो गया। केमिकल रिएक्शन तो आप पूरी केमिस्ट्री ही पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल हमने दिया है, BaO ट्वाइस प्लस H2SO4, तो क्या बना हमें, बोरियम सल्फेट प्लस 2H2। ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर बात करें तो वो कौन कहते हैं कि स्टार्च से बन गया ग्लूकोज, तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, मतलब गिवन टाइम में कितनी प्रोडक्ट बनी, इसी को हम बोलते हैं रेट। तो रेट क्या है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आते, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ क्या है रेट। थंब रूल है टेम्परेचर का। थंब रूल क्या है टेम्परेचर का, कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाओगे तो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा, अगर 10 डिग्री कम करोगे तो रिएक्शन का रेट हाफ हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हम 80 पे ले गए तो रेट कितनी बढ़ेगी, तो देखो 30 से 40 पे जाएंगे तो रेट क्या होगी 2x, 40 से 50 पे जाएंगे तो वापस से 2 होगी, मतलब 4x, 50 से 60 पे जाएगी तो वापस से डबल होगी, यानी कि 8x, 60 से 70 पे जाए तो वापस से डबल 2x होगी, मतलब 16x, और 70 से 80 पे जाएगी तो वापस कितनी होगी 32x। तो ये कितना इंक्रीज़ होगा 32x। वही अगर मैं 30 से इसको ले जाऊँ 10 तो कितना होगा, तो देखो 30 से पहले कितना होगा 20, तो ये होगी हाफ। 20 से मैं ले जाऊँगा इसको 10 तो हाफ का भी हाफ होगा, यानी कि कितना होगा ये हाफ इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर रेट किस डायरेक्शन में जा रही है, अगर वो हमें पता है कि सपोज A प्लस B और इससे ये C बन रहा है, अगर ये हमें डायरेक्शन पता है तो हम रेट को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कि अगर हमें रेट का जो रिएक्शन हो रहा है उसका डायरेक्शन पता है तो रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिक पाथवे से, कि देखो ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप में होता है और उससे बनता है पायरुविक एसिड। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड बना उसका फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं, तो C3H4O3। तो ये जो पायरुविक एसिड है कितने बने, तो 2 बने। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बने। अभी अगर ह्यूमन के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एनएरोबिक मतलब ऑन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर ह्यूमन के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अगर यही ह्यूमन के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो बन जाएगा एसिटाइल कोलिन, और उससे भी आगे जाके बन जाएगा CO2 प्लस H2O। लेकिन यही अगर एनारोबिक कंडीशन अगर यीस्ट के अंदर पाई जाती है तो बनेगा इथेनॉल, जो कि है अल्कोहल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये एंजाइम्स जो है वो इतने बढ़िया काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है, कि CO2 प्लस H2 इससे बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अगर ये रिएक्शन हमने ऐसे ही होने दी तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, लेकिन यही अगर हमने एंजाइम डाल दिया एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो उससे क्या होगा, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पहले कितने बन रहे थे, 1 घंटे में 200, अभी कितने बन रहे हैं 1 सेकंड में 6 लाख। तो ये जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है 10 मिलियन टाइम्स। ठीक है, 10 मिलियन टाइम्स जो ये रेट है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको एक ग्राफ से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट, उसके बाद सबस्ट्रेट के बाद यहाँ पे ये जो है ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी लगी इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट है कि जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ जुड़ गए और ये बहुत ही हाई एनर्जी वाली स्टेट है। ये हाईली अनस्टेबल भी है और टेम्पररी भी है। ठीक है, अभी अगर हमने एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना ये बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हमने एंजाइम का इस्तेमाल किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमें जो ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है ये कैसा है कि विदाउट एंजाइम वाला ग्राफ है, और ये जो दूसरा वाला ग्राफ है वो कौन सा वाला ग्राफ है, वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ वाला ग्राफ है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ड्रॉ किया, तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। इससे उल्टी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है उससे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इसीलिए इस टाइप को हमने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं एस, एंजाइम को हम बोलते हैं ई। तो इससे बनता है ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इससे एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, क्यों, क्योंकि हमने आगे ही पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो यही हमने देख लिया, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम था, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनी ईएस कॉम्प्लेक्स, फिर ई पी कॉम्प्लेक्स, ई अलग पी अलग। अगर प्रोडक्ट बन रही तो ऐसा नहीं होगा कि सीधी प्रोडक्ट बन गई, उसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेज भी आएंगे, तो और वो जो होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि बिफोर बिकमिंग प्रोडक्ट सबस्ट्रेट कैन हैव मैनी ऑल्टर्ड स्टेजेस विच आर हाईली अनस्टेबल, जो कि कैसे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, कि जिसमें सबस्ट्रेट की एनर्जी कैसी है, लो है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके लिए हीट रिक्वायर्ड होगी। अभी ये 4 स्टेप एनसीईआरटी के अंदर लिख के दिए, तो आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको अरेंज करो कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अभी तक हमने जितना समझा है तो ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चलो कर लेते हैं इसको, क्या लिखा है। तो द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम इज इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो द सबस्ट्रेट बाइंड्स इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो देखो ये सपोज हमारा एंजाइम है, तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जिस जगह पे बाइंड करता है उसी को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो ये हमें लिख के दिया कि द सबस्ट्रेट बाइंड इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। दूसरा क्या लिखा है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम क्या होगा, अपना शेप चेंज करेगा और सबस्ट्रेट के अराउंड टाइटली बाइंड कर जाएगा। थर्ड क्या लिखा है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो अब क्या बन गया, एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद क्या होगा, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट निकल जाएगा, एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। अब जो बचा हुआ है वो किसी और के साथ बाइंड कर सकता है, एंड रन थ्रू कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, वापिस से काम में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। पीएच कर सकती है क्या, पीएच भी बिल्कुल कर सकती है। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट करती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, तो नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अफेक्ट नहीं करती एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में हमें ऐसा बेल शेप का ग्राफ मिलेगा कि सपोज पहले आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर आपको ऑप्टिमम मिल गया। उसके बाद जैसे आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो नीचे आपको क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, इधर एक्टिविटी दिखा रहा है एंजाइम की। तो बिल्कुल सिंपल है कि एंजाइम जो है वो बेस्ट कहाँ काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर से। अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर लिया तो एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाएंगे, और डी नेचर हो चुके एंजाइम को अगर आप वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आपने इसको कम टेम्परेचर पे ले गए, तो कम टेम्परेचर पे ले जाओगे तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे होता है इनएक्टिव। तो क्या इनको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे तो क्या ये काम कर पाएंगे, बिल्कुल काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यही लिखा है, एंजाइम फंक्शन बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंजाइम डीनेचर्स, मीनिंग इट कांट वर्क इवन इफ वी ब्रिंग इट बैक टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम डिक्रीज करते हैं तो इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब ये नॉर्मली काम करेगी अगर हमने इनको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे ला दिया। सेम है पीएच के साथ, ऑप्टिमम पीएच पे ज़्यादा काम करेंगे, उससे ज़्यादा उससे कम पीएच पे काम नहीं कर पाएंगे।
तो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या बॉडी के सारे एंजाइम एक ही टेम्परेचर पे काम करते हैं? तो बिल्कुल एक ही टेम्परेचर पे काम करते हैं। क्योंकि हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, हम एंडोथर्मिक है, मतलब हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी का हर एक एंजाइम एक ही टेम्परेचर पे काम करता है। लेकिन क्या बॉडी का हर एक एंजाइम सेम पीएच के ऊपर काम करता है? तो जी नहीं, सेम पीएच के ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच पे मैक्सिमम काम करता है। पीएच बड़ा हो गया, कम करोगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। अगर हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो जो हमारी एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कब तक इंक्रीज़ होगी? जब तक वो वीमैक्स तक पहुँचेगी, और उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सपोज़ आपने 1000 बेड की एक हॉस्पिटल बनाई, ठीक है। इसमें आपके हॉस्पिटल का रूल ऐसा है कि एक बेड होगा, उसके ऊपर एक पेशेंट होगा, और उस एक पेशेंट को अटेंड करेगा सिर्फ एक डॉक्टर, ठीक है। सपोज़ पहले आपके हॉस्पिटल में एक साथ 5 लोग आते हैं ठीक होने के लिए, तो अभी कितने लोग आप एक साथ ठीक कर सकते हो? 5 लोग। उसके बाद सपोज़ 50 लोग आते हैं तो कितने एक साथ ठीक कर सकते हो? 50 लोग। उसके बाद सपोज़ 100 लोग आते हैं तो कितने ठीक कर सकते हो? 100 लोग को। उसके बाद सपोज़ 500 लोग आते हैं तो कितने लोगों को ठीक कर सकते हो? 500 लोगों को। उसके बाद सपोज़ 1000 आते हैं तो कितने लोगों को ठीक कर सकते हो? 1000 लोगों को। लेकिन अभी सपोज़ 1000 तो है ही, और ऑलरेडी और 200 लोग आते हैं, तो क्या इन 200 लोगों को आप अटेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपकी हॉस्पिटल जितना ज़्यादा काम कर सकती थी वो उतना ज़्यादा काम कर रही। अब नए पेशेंट आएंगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले अगर जैसे हमने देखा कि पहले अगर पेशेंट फ्लो बढ़ रहा है तो आपके लिए अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कुछ इतना सेंस नहीं बनाता। तो यही हमने बोला कि देखो जैसे 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 हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो वैसे 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 क्या हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई। लेकिन उसके एक टाइम के बाद क्या हो गई, वो मैक्सिमम हो गई। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, इसी को हमने क्या लिखा है? वी मैक्स। लेकिन सबस्ट्रेट की ऐसी वैल्यू, देखो ये बहुत ध्यान से समझना है। किसकी वैल्यू? सबस्ट्रेट की। वापस से बोल रहा हूँ, किसकी वैल्यू? सबस्ट्रेट की वैल्यू। कैसी वैल्यू? सबस्ट्रेट की ऐसी वैल्यू जिस पे हमें वी मैक्स बाई 2 मिलता हो, उसको हम बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? माइकेलिस कांस्टेंट। वापस से बोलता हूँ, सबस्ट्रेट की ऐसी वैल्यू, सबस्ट्रेट की वैसी वैल्यू जहाँ पे हमें वी मैक्स बाई 2 मिलता हो, उसको हम बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट। तो के एम क्या है? सबस्ट्रेट की वैल्यू है। तो अगर आपको ऐसा लिख के दे कि के एम इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि के एम तो क्या है? सबस्ट्रेट की ऐसी वैल्यू है। तो ये सबस्ट्रेट की वैल्यू है, कैसी वैल्यू? कि जहाँ पे हमें वी मैक्स बाई 2 मिलता हो। तो हम कैसे रिएक्शन को पसंद करेंगे? सपोज आपको फैक्ट्री में काम कर रहे हो और 2 प्रोडक्ट दिए जाए, तो एक का के एम वैल्यू ज़्यादा है, एक की के एम वैल्यू कम है, तो हम ऑलवेज़ उसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे जिसकी के एम वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि के एम वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि वो कम यूटिलाइजेशन में ही हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करवा पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 2 अगर एंजाइम है तो उसमें से उसी को हम चुनेंगे जिसकी के एम वैल्यू कम होगी, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।